हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी जो क्लास 9th की जो विज्ञान है, साइंस है, चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल वे में एक ही शॉट में पूरा समझ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, और उसकी लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानना चाहते हैं पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होती है? पदार्थ हर वो वस्तु होती है जो जगह घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। और पदार्थ क्या होती है? हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है। जैसे अगर मैं ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, ये मैं रखूँगा अपने किसी जगह पर, तो वो जगह घेर रही है। हवा है, जैसे आपको तो हवा पदार्थ नहीं है, हवा भी एक पदार्थ है। बलून में भर तो गुब्बारा फूल जाता है कि नहीं। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है। और इसका एक द्रव्यमान होता है, पदार्थ का एक आपस क्या हो, द्रव्यमान का मतलब भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान बोलते हैं ना, तो थोड़ा भार से ताल्लुक़ रखता है, ये थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। वो आप आगे चलकर पढ़ोगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो मतलब जैसे ये पेन है ना, इसका एक अपना वज़न है। अगर मैं कहूँ द्रव्यमान का मतलब किस चीज़ से, वज़न से है, भारी नुमा चीज़ों से बात करता है ये। सो देखो बच्चों, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। यहाँ पर देखो, ये बोरी है, ये कट्टा है, ये द्रव है, ये कुछ चीज़ें हैं, पेंसिल वगैरह है ना, इंक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हर चीज़ पदार्थ है क्योंकि ये जगह घेर रही है, ठीक है। तो हर पृथ्वी में हर कोई चीज़ पदार्थ है। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? तो पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों के बीच एक जो होते हैं ना बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और उनके पास एक, अब गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो कणों की गति तेज हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो स्याही होती है आपके पेन में, जो आप जिस पेन से लिखते हो ना, उसमें इंक भरा हुआ है। गर्मी के टाइम पे पेन कभी नहीं रुकता, कभी कभी तापमान बढ़ जाता है तो इंक बाहर भी निकल जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ ठंडे के टाइम पे एकदम जाम हो जाता है, कभी कभी पेन चलता भी नहीं है। तो हम फूंक मारते हैं ऊपर से, फूंक, या फिर ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि उसमें गति आ जाए और गति के कारण फ्लो अच्छा हो और हम अच्छे से लिखें। फ्लो अच्छा होगा मतलब क्या, उसमें उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, तो ये कारण है, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जो मैंने जिस चैप्टर में एक्सप्रेशन रखा है ना बेटा, बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखा है ताकि उसे आप पढ़ के समझ जाओ, रटना ना पड़े आपको। हम बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रटने लग जाते हैं। अब विज्ञान को अगर आप रटने लग जाओगे तो फिर बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है ना बच्चों, उनके कणों के बीच, अगर कोई पदार्थ है जिसके ये कण है ना, तो उनके बीच में ये रिक्त स्थान जरूर होंगे, ये ऐसे ऐसे रिक्त स्थान, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी सोख लेगा। तो पानी कहाँ गया? पानी क्यों सोखा उसने? क्योंकि जो मिट्टी हमने लिया था उसके अंदर रंध्र बोलते हैं, जगह थी, रिक्त स्थान थी। उन्हीं रिक्त स्थानों के बीच में वो पानी चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, चाहे वो कोई सा भी पदार्थ हो। हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप चाय बनाते हो, पानी लेते हो, उसमें चाय पत्ती डालते हो, उसमें दूध डालते हो, तो वो एक साथ घुल जाता है। या फिर आपने देखा होगा आपके पास एक गिलास में क्या है, पानी है, उस पर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया और नमक ऐसे ऐसे कर दिया तो वो घुल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हर पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होते हैं और उन्हीं रिक्त स्थानों में वो चीज़ आपस में समावित हो जाती है, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनमें आकर्षण का बल होता है। देखो, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? देखो, जब पानी बह रही है, आपने देखा होगा, अब पानी की धार को ना तुम ऐसे हाथ से काट दो तो थोड़ी देर के बाद वो पानी फिर से उसके साथ जुड़ जाएगी। तो उसमें आकर्षण बल होता है। एक तो आकर्षण होता है, ग्रेविटी भी होती है, वही ग्रेविटी उसको आकर्षित कर रही है। ठीक है, जब हम पानी की नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है या नहीं? तो नहीं टूटती, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। आप जो देखते हो ना, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो ये जो पानी है ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो द्रव भी छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है। ठीक है, तो इनमें आकर्षण बल होता है, तभी वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। अब आ जाओ नेक्स्ट। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है और द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। ठीक है, अभी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में सब कुछ बताऊंगा डिटेल में आगे चलकर। ठोस अगर आपको पता हो, जैसे कि पत्थर, द्रव जैसे कि पानी, और गैस का मतलब जैसे आपने देखा होगा हवा, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसीय अवस्था में रहती हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे। आकर्षण बल भी ठोस में अधिक होता है। जो ठोस में जो आकर्षण बल होता है ना, वो अधिक होता है। द्रव में मध्यम होता है, द्रव अवस्था में होता है लेकिन मीडियम होता है। और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। गैसीय अवस्था में कणों में अधिक गति मध्यम होती है और द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिक होती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था है जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए, वो चीज़ आ चुकी है। भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों, ठोस अवस्था, नंबर 2 है द्रव अवस्था, नंबर 3 है गैसीय अवस्था। एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आता है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उदाहरण सहित सबको परिभाषित कीजिए। हर साल आता है। तो पदार्थ क्या होता है वो पहले बता चुका हूँ, डिटेल में भी उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब पदार्थ की अवस्थाएं आ गई। ठोस, जैसे ये ईंट है, ये ठोस है, ये पानी है, ये आपका द्रव है, और ये जो गैस सिलेंडर से ये देखो हवा धुआं धुआं टाइप उड़ रहा है, ये क्या है, गैस अवस्था है। मैं आपको एग्जाम्पल चित्र की मदद से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारा शरीर है उसमें भी हम उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ये हमारे दांत हैं, हड्डियाँ और दांत, ये ठोस अवस्था में आते हैं। हमारा जो खून है, हमारा बॉडी के अंदर जो पानी है, वो द्रव अवस्था में आता है। और हमारे जो ये लंग्स है, फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर में जो हवा जाती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो हमारा शरीर भी 3 अवस्थाओं से बना हुआ है। ठीक है, आप कहोगे सर नहीं हमारा शरीर सिर्फ ठोस है, नहीं, हमारा शरीर 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठोस, द्रव, गैस। किन किन चीज़ों में रूप में वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब ठोस अवस्था के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठोस जो होता है बच्चों, एक निश्चित आकार का होता है। जैसे ये आप ईंट देखो, ये एक निश्चित आकार का है। इस ईंट को ना तुम बड़ा कर सकते हो, ना ही तुम छोटा कर सकते हो। कर सकते हो क्या, खींच कर तान के? नहीं कर सकते। ये एक निश्चित आकार का होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ये देखो, जैसे इसकी ये सीमा है ना, ये स्पष्ट है, ये घटेगी नहीं ना ही बढ़ेगी। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या है, कई बच्चे आयतन नहीं समझते हैं। आयतन का मतलब जगह घेरना। जो जिस चीज़ के अंदर जितना चीज़ समाहित हो सकता है। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, उसका मतलब वो आयतन है। ठीक है, तो ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसकी संपीड़ित नगन होती है। संपीड़ित का मतलब दबाव। तुम ईंट को, तुम ऐसे, ये सॉलिड है ना, तुम इसको दबा सकते हो, यूं यूं करके उसको तुम पिचका सकते हो? नहीं सकते। वो भी होगा भी तो इतना नगण्य होगा कि तुम्हें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो संपीड़ित का मतलब होता है दबाव। ठीक है,
ऐसे ऐसे दबाना किसी चीज़ को, प्रेस करना, ठीक है। और ये दृढ़ हो, दृढ़ का मतलब ठोस, मजबूत, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ठोस अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द्रव अवस्था, जैसे ये गिलास में रखा हुआ पानी, ठीक है, ये बोतल में रखा हुआ दूध। द्रव तरल होते हैं, तरल जिसमें बहाव होता है उसे हम तरल कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, हर एक चीज़ जो बह रही है, बहाव है, उड़ नहीं रही है। उड़ने में और बहाव में अंतर है, ये समझ लेना बच्चों। तो द्रव तरल होते हैं, उनमें एक बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, तुम जिस बर्तन में उसे रख दोगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, है ना। तो ये स्थिर नहीं होते, क्योंकि आकार ले सकते हैं अलग अलग, तब ये इनका आकार निश्चित नहीं होता। ये किसी भी बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का आयतन निश्चित, द्रव का निश्चित आयतन होता है, ठीक है। तुम कहोगे 1 लीटर पानी है, ठीक है। 1 लीटर पानी को तुम एक बाल्टी में रखोगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, एक गिलास में रखोगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा, और तुम एक टब में डाल दोगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। जो पानी है, जो क्वांटिटी है, वो तो सेम ही है ना हर बार, चाहे तुम उसे बाल्टी में डालो, टब में डालो, किसी जगह पर डाल दो, वो 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी ही रहेगा। बाल्टी में डालोगे तो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, गिलास में डालोगे तो ½ लीटर नहीं हो जाएगा, हर बार वो उतना ही रहेगा। इसी का मतलब है उसका जो आयतन है वो निश्चित है। और द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, ठीक है। द्रवों में संपीड़न नहीं होता है, ना के बराबर। गैसीय अवस्था, जैसे सिलेंडर में क्या भरा होता है, गैस, है ना। तो गैस तो सभी परिचित है। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है। गैसों में बहाव होता है, ऐसे उड़ते रहते हैं। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं है इसकी, कहीं पे भी हवा में उड़ता रहता है ना। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, कोई आकार नहीं है इसका। और गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी गैसीय अवस्था में। गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन के आकार को घेर लेती है, यही चीज़ है, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, ठोस, द्रव, गैस। एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये आपका क्या है, बर्फ है। बर्फ किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। बर्फ को थोड़ा सा मैंने हीट किया, पानी बन गया। पानी को मैं ज़्यादा हीट करता रहूँगा तो पानी से भाप बन के उड़ता रहेगा, तो वो वाष्प अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में आ गया। तो पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस अवस्था में भी बर्फ, द्रव अवस्था में पानी, और गैसीय अवस्था में वाष्प, ठीक है। ये चीज़ है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। ये हमारा आइस क्यूब है, ठीक है। ये बर्फ़ है, बर्फ़ को थोड़ा गर्म किया, पानी बन गया, पानी को थोड़ा गर्म किया, वाष्प बन गया। तो वाष्प को फिर ठंडा, पानी वाष्प से तुम एकत्रित करोगे, पानी बन जाएगा, पानी को फिर ठंडा करोगे। तो किस चीज़ का देख रहे हैं आप उदाहरण, ताप परिवर्तन का। जैसे जैसे ताप ज़्यादा कर रहे हो, ये इससे इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इससे इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ताप कम करोगे, फिर इससे ये कन्वर्ट होगा, फिर इससे ये चीज़ होगी। तो ये बेहतरीन उदाहरण है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। जो पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है ना, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक तो तापमान में परिवर्तन, जो कि मैंने अभी बोला, एग्जाम्पल ही देख रहे हो, इसको थोड़ा गर्म किया, पानी बन गया, है ना। और दूसरा परिवर्तन है दाब में परिवर्तन का प्रभाव। अगर उसमें दाब का मतलब दाब में परिवर्तन किया जाए तो भी इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आप कर सकते हो। कैसे? ताप में परिवर्तन एक होता है गलनांक, जिससे अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये जो बर्फ है, ये जो पानी बन गया, तो बर्फ को मैंने कितना ऊष्मा दिया, कितनी ऊष्मा पे जाके ये पानी बन गया, तो उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक, अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप का मान जिसमें बर्फ गलने लग गया, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। गलना मतलब मेल्टिंग, ठीक है। जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर
कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। सिंपल, जो बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बर्फ का गलनांक इतना होता है। और डिग्री, देखो ताप जो चीज़ मेजरमेंट करेंगे हम दो चीज़ों में करेंगे, एक तो हम केल्विन में करेंगे, ठीक है, एक हम केल्विन में करेंगे और एक हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे। क्वेश्चन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट चीज, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ये चीज़ आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, कक्षा 11-12 में भी ये चीज़ आएगा। तो विज्ञान अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो ना कक्षा 9-10 में, तो 11-12 की अगर कक्षा में साइंस साइड लेते हो तो विज्ञान आपके लिए आसान हो जाती है। अगर आप कक्षा 9 ढंग से पढ़ लेते हो ना तो कक्षा 10 में आप टॉप करोगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि कक्षा 9 की तुलना में कक्षा 10 में भी आसान है, चाहे वो विज्ञान हो। विज्ञान थोड़ी सी एडवांस जाती है, लेकिन गणित तो कक्षा 9 से बहुत आसान है। ठीक है, कक्षा 9 की गणित मुझे कक्षा 10 से भी टफ लगती है, तो अगर दोनों की तुलना की जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, कम करो आवाज, इधर वीडियो बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। सो फ़ोन करना पड़ गया क्योंकि साइड में ही मेरा अपना घर है, बेटा रूम है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो मैडम को फ़ोन कर दिया था। ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा था। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, उसे हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई बात समझ में? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। बर्फ के कणों की तुलना में पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना उस 0 डिग्री टेम्परेचर पर। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब है गलना, क्वथनांक का मतलब है जमना। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। आई थिंक मैं हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है। ठीक है, क्वथनांक समष्टि गुण, जल का जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है, मतलब जिसमें वो उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ उबलने लगती है, करके बुलबुलाहट के साथ उबलने लगती है ना, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। मेरी बच्चों थोड़ी सी हिंदी ना कमज़ोर हो चुकी है, हालांकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से 7-8 साल से मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ा रहा था, तो थोड़ी हिंदी मेरी कमज़ोर हो गई है, थोड़ी क्या बहुत कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था क्वथनांक में, तो ठीक है, उसके माफ़ी चाहता हूँ। क्वथनांक एक समष्टि का गुण है, और जो जल का क्वथनांक है वो 373 डिग्री नहीं केल्विन है। ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है ना तो 273 जोड़ते हैं, यानी कि अगर डिग्री की बात करें तो केल्विन को अगर डिग्री में बदलना है तो 100 तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हें अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा तो 273 तुम्हें उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वो उबलने लगता है पानी। इसका मतलब 371 केल्विन ताप पर द्रव आपका उबलने लगता है, पानी आपका उबलने लगता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें के तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, तो ये जब उबलना शुरू हो गया ना तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है,
अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। ठीक है, वाष्प में पानी की तुलना में ज़्यादा अधिक ऊर्जा होती है, ये ध्यान रखना उस टेम्परेचर पर। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। जैसे ये ठोस अवस्था है, ठीक है, इसको हम ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, इसको फिर ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। गैसीय अवस्था है, थोड़ा सा इसको ठंडा करो, शीतलता मतलब ठंडा, तो आपको द्रव अवस्था मिलेगा। द्रव अवस्था से और ठंडा करो तो आपको ठोस अवस्था मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, कक्षा 9 में और 10 में 11 12 में भी आता है। देखो, कुछ वैसे हमारे पदार्थ की 3 अवस्था है, आप देखते हो। पहले अगर हमारे पास ठोस है तो ठोस से वो द्रव बनेगा, द्रव से फिर गैस बनेगा, ये प्रोसीजर है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, ये ठोस होगा, या द्रव अवस्था कैंसिल, सीधे गैस अवस्था में आ जाएगा। वैसे ठोस से द्रव में आता है, द्रव से फिर गैस में आता है, तो यहाँ द्रव अवस्था में नहीं आएगा, ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका सीधा जीता जाता उदाहरण ये है। ये क्या है, जरा कमेंट में मुझे बताइए। चित्र देख के आप पहचान गए होंगे, कमेंट में बताओ ये क्या है बेटा। ठीक है, कपूर, थोड़ा सा कपूर लो या अमोनियम क्लोराइड लेकर, ठीक है, कपूर ज़्यादा आसान है, जो आपको आराम तौर पे मिल जाएगा। इसका चूर्ण करके, मतलब थोड़ा सा कूट देना, चीनी की प्याली में डाल दिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। ठीक है, ये डाला, इसको उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई डॉट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। जैसे इसमें गर्म करोगे ना, हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जा रहा है। ठीक है, पहले ये ठोस था, लेकिन सीधे यहाँ से गैस अब बनना शुरू हो गया। जैसे तुम उसको गर्म करोगे तो बनना ठोस के बाद चाहिए था द्रव, द्रव नहीं बनता, सीधा गैस बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया। ठीक है, सो उदाहरण क्या है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे दाब के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, सिलेंडर का ताप घटाने पर सिलेंडर में गैस उसे संपीड़ित करता है तो कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है और गैस में द्रव में बदल जाता है। देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा और तापमान को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। दो चीज़ साथ में करनी पड़ेगी, फिर गैस को हम द्रव में बदल पाएंगे। ये प्रोसीजर है, सिंपल में बताऊं तो। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। दाब जैसे ही बढ़ाओगे ना, सपोज करो हमारे पास एक रुई है, ठीक है, इसमें जैसे ही हम दबाऊंगा तो वो पिचक जाएगी एकदम, है ना। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होगा। जब हम दाब को 1 एटमॉस्फेयर तक कर देंगे, जो ड्राई आइस है, ठीक है, शुष्क बर्फ, वो इस रूप में बदल जाती है। अब आता है नेक्स्ट चीज़ आपका वाष्पीकरण। ठीक है, आपने वाष्पीकरण चीज़ देखी होगी अपने डेली लाइफ में। ये क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, द्रव अवस्था से जब वो गैसीय अवस्था में जाती है तो उस परिवर्तन को हम वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक,
एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को भी वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण का सीधा सीधा उदाहरण मैं बताऊं, सिंपल, आपके घर पे देखा होगा, जब आप चावल उबालते हो, चावल जब पकाते हो ना, तो चावल पकाते हो तो चावल जब पकने लगता है तो एंड में उबलने के बाद उसमें से सफ़ेद 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 धुआं निकलता है। धुआं नहीं होती है, वो वाष्प होता है। क्योंकि अगर उसके ऊपर हम हाथ रख देना तो वो हाथ गीला हो जाएगा, देखना। तो वो गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वाष्प है। करके देखना आप घर पे अगर है तो। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मेन पहला कारक है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना क्षेत्रफल बढ़ाओगे वाष्पीकरण का जो दर है और बढ़ जाएगा। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा नीचे से हम हीट करेंगे, ऊर्जा देंगे, मतलब हीट करेंगे, जलाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, और उसके जो कण है ना, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कारण उसकी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। आर्द्रता मतलब नमी, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है या फिर बाहर बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, नमी है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, ना कि बर्फ बहुत कम होगी। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जितना ज़्यादा गर्म होगा, गर्माहट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा वाष्पीकरण होगा। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वायु जितना स्पीड से चलेगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है वाष्पीकरण से शीतलता। तो शीतलता का मतलब ठंडाहट। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर हम अपने हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में बदल जाता है। जैसे ऊष्मा डालोगे, एसीटोन हाथ में डालोगे, हमारे हाथ की एक गर्माहट होती है एक, ठीक है, अपना हाथ छू के देखो, ऐसे मुंह में लगा के देखो, आपको हाथ गर्म लगेगा। ठंड के टाइम पे नहीं, अभी नॉर्मल टाइम पर, ठीक है, तो गर्माहट लगेगी। इस कारण हमारे हाथ पर शीतलता महसूस होती है। क्यों? तुमने एसीटोन अपने हाथ में डाला, एसीटोन ने तुम्हारे हाथ की गर्माहट ले ली, ठीक है, और तुम्हारी गर्माहट ले लेने के बाद तुम्हें फिर वो चीज़, जो पदार्थ है, वो तुम्हें ठंडी महसूस होती है। ठीक है, तो ये कारण है। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ। गर्मी में हम सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। ठीक है, गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पानी को वो सोख लेता है। पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। ठीक है, और तुम अगर कोई दूसरा पहनोगे तो अच्छे से सोख नहीं पाएगा, उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, तभी तुम्हें थोड़ा सा गर्माहट कम लगती है, क्योंकि वाष्पीकरण से ही शीतलता होती है, ठंडाहट आती है। अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। ठीक है, सॉरी बच्चों। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि गर्मी में हमें काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जितना अवशोषित करेगा उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा, और सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं। तो इसी वजह से हमें गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद पहनने चाहिए, रंग बिरंगे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, यहाँ देखा होगा, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। तुमने तो नहीं देखा होगा, बट मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ,
तो हमारे में क्या होता है ना, जब शाम का टाइम होता है, मम्मी पापा लोग घर से काम करके आते हैं, तो हम अपने बरामदे को ना पानी फेंक देते हैं, पानी छिड़कते हैं या फिर पानी फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, पानी अवशोषित कर लेता है और वो जगह ठंडाहट हो जाती है, उसकी गर्माहट सोख लेता है और फिर वो जगह ठंडी हो जाती है ताकि वो ठंडापन लगे। ऐसा हम करते हैं। छत में सोने के टाइम भी हम शाम को पानी डालते हैं छत में, ताकि छत ठंडा हो जाए, उसकी गर्माहट कम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है जो बॉक्स में है बच्चों, और जो पीछे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, ये सब मैंने कर रखा है, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में सब कुछ समझा रखा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर टाइप का चीज़ ले रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो अगर नहीं देखते हो तो सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाएगा, वरना आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गणित भी मैंने पढ़ा दी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।